Again, assalamu alaikum बेटा जी, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। और इसमें हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज AC2 एंड RL सीरीज सर्किट। जो बच्चे AC2 का RC सीरीज सर्किट पढ़ चुके हैं, ये 100% इसकी डिटो कॉपी मैंने दोबारा यहाँ पे रिराइट की है, रिप्रोड्यूस की है, ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन जल्दी याद हो जाए। इस क्वेश्चन में आप लोगों को समझ आएगी कि सबसे पहले मैंने करंट की डेफिनेशन लिखी, जो कि वही है जिसमें वैल्यू और डायरेक्शन चेंज होती है, रेजिस्टर जो कि अपोजिशन पे शो कर रहा होता है, और इंडक्टर जो होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में, जबकि कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सीरीज सर्किट में हमारे पास करंट के गुजरने के लिए सिर्फ एक रास्ता होता है। मैंने जल्दी से आपको वो डेफिनेशंस रिव्यू करवा दी जो कि पिछले टॉपिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हमें लिखनी चाहिए। आरएल सीरीज सर्किट में मुझे रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों सीरीज में एक एसी सोर्स के साथ जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमें मेंशन करना चाहिए कि ये एसी सोर्स है। अब मैंने जब इसमें AC2 और इंडक्टर को रेजिस्टर और इंडक्टर को डिस्कस करना था, तो इम्पीडेंस फिर से वही टोटल ऑपोजिशन ऑफ अ सर्किट जिसमें रेजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर सबकी ऑपोजिशन शामिल है। मैंने अगर इसका ग्राफ बना के देखा तो मुझे वही ग्राफ नजर आया कि वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, करंट अक्रॉस द रेजिस्टर और रेजिस्टेंस all are along the same line, they all are in phase। मगर जो इंडक्टर की वोल्टेज होते हैं वो इंडक्टर के करंट से ज्यादा एंगल पर होते हैं। ये वाला टॉपिक मैंने यहाँ पर ग्राफ के साथ भी आपको रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर शो किया गया कि वोल्टेज का एंगल बड़ा है और करंट का एंगल छोटा है स्टार्टिंग में। इसका मतलब वोल्टेज लीडिंग है और करंट जो है ये लैगिंग है। जब मैंने इसका ग्राफ देखा तो यहाँ पर मैंने फिर वोल्टेज को उठा के हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली शिफ्ट किया। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर जगह मौजूद है हेड टू टेल रूल। जब मैंने हेड टू टेल रूल अप्लाई करने के लिए इसको यहाँ पर शिफ्ट किया इंडक्टर के वोल्टेज को, तो मेरे पास इसके ऊपर हेड टू टेल रूल अप्लाई करने के बाद तथाकथित इक्वेशन बन गई, उसमें अपना वैल्यूज पुट कर। फिर से मैं आपकी आसानी के लिए इस तरह से करूंगा कि भाई वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर रेड से रिप्रेजेंट हुए हैं और वो इन फेज है, और वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर जो है वो मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किए हैं और वो आउट ऑफ फेज है। जब मैंने ओहम लॉ को यूज करके इसकी वैल्यूज को इसमें लिखा तो मेरे पास एक्सप्रेशन कैसा बनेगा, I RMS और R, और यहाँ से मैंने R को I को कॉमन कर लेना है दोनों का, तो बाकी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इसका R का स्क्वायर ही बच जाएगा। अगले पॉइंट पर मैंने वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर की जब बात की तो मैंने उसमें I RMS और XL लिखा, इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर, रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर, उसका स्क्वायर लिखा, और इसकी वैल्यू भी रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर हम लोग इस तरह से पढ़ चुके हैं। लिहाजा जब मैंने उसकी वैल्यू को इसमें लिखा तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर और एल स्क्वायर। जब मैंने ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पर लिखा तो मुझे फाइनली ओमेगा स्क्वायर और एल स्क्वायर मिल गया, जो कि हमें इम्पीडेंस की वैल्यू मिल गई। इस तरह से बेटा कंक्लूजन हम लोगों ने ये देखा कि इसमें वोल्टेज जो है वो लैग कर रहे हैं, लीडिंग है। हमें नजर आ रहा है कि वोल्टेज का ग्राफ जो है वो करंट से आगे है, लिहाजा हम लोग कह सकते हैं कि वोल्टेज इज लीडिंग द करंट, और इसका लीडिंग का एंगल जो फाइंड करने के लिए हम लोगों ने tan थीटा को यूज किया, जो कि परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। इस परपेंडिकुलर और बेस के अंदर हम लोग ओमेगा एल और आर लिखते हैं, जिससे हमें पता चलता है क्योंकि इसमें फेज डिफरेंस मौजूद है, लिहाजा इसमें पावर लॉस हमारा लाजमी होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगर किसी बच्चे ने इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये सारा चैप्टर आपके सामने बेटा लिखा हुआ है।